चलिए 9 बज गए हैं तो हम क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन शेयर करते हैं। हम सबसे पहले मन ही मन गुरु जी को याद करते हैं और उनका आशीर्वाद लेके हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। और हम अपने गुरुओं को भी प्रणाम करते हैं। विटामिन B12। तो ये कुछ लोग हैं। ठीक है। किसी किसी को ज्वाइन होने में शायद प्रॉब्लम हो रही, फिर से ट्राई करें। लिंक पे ग्रुप में लिंक है। तो विटामिन B12 एक बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भाई ये सबसे कई लोग सोचते हैं कि B12 जो है हम कैसे पूरा करें या इस तरीके से। तो हम आज इसका सारा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो विटामिन जो है, हम सबसे पहले विटामिन के बारे में समझेंगे। ये विटामिन जो है वो जीव को उसके रोजमर्रा के शरीर के फिजियोलॉजिकल जो कार्य होते हैं, जैसे पाचन है, खून का बनना है, सेल का प्रॉपर काम करना है, एंजाइम है, हार्मोन है, ये सही तरीके से बनने के लिए हमें विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है। और इनकी मात्रा डेली रूटीन में बहुत कम मात्रा में ये हमें ज़रूरत में पड़ते हैं, माइक्रोग्राम के अंदर। दूसरा है, ये शरीर के अंदर जमा नहीं रह सकते। तो इनके लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें अपने भोजन के द्वारा लेना पड़ता है, जैसे मेडिकल भाषा में हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो बैलेंस डाइट के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल क्या होंगे? ऐसे विटामिन जो कि पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। जैसे आपने कभी विटामिन B12 का इंजेक्शन देखा होगा। जब आप उसको देखेंगे तो वो एकदम ऐसा रहेगा, लिक्विड की तरह, पानी की तरह रहेगा वो। तो वो क्या है, पानी के साथ घुलनशील रहते हैं। और कुछ इंजेक्शन जैसे और दूसरे जो विटामिन है, विटामिन A, D, E और K, ऐसे कुछ विटामिन हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जो फैट के अंदर घुलनशील रहते हैं और उनको उसके फॉर्म में लिया जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा कभी विटामिन A के लिए जो है गोली कैप्सूल यूज करते हैं, जिनमें कि मछली का तेल वगैरह होता है ना। तो ये ऐसे विटामिन हैं जो कि फैट के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में रहेंगे और इनका उसी फॉर्म में यूज किया जाता है। विटामिन B12 को कई अलग अलग नामों से जानते हैं हम लोग, जैसे कोबालमिन, साइनोकोबालमिन, मिथाइल साइनोकोबालमिन इत्यादि। ये इनके काम करने के कारण उनके साथ किसी दूसरे एलिमेंट के जुड़ने से उनका नाम बदल जाता है। तो विटामिन B12 जो है, इसको कोबालमिन भी बोला जाता है। तो हम इसे कोबालमिन क्यों कहते हैं, इसका एक बड़ा रीजन है कि
विटामिन B12 के साथ में कोबाल्ट करके एक एलिमेंट है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के कारण जो है, जब ये कोबाल्ट जो है B12 के साथ जुड़ता है तो ये आगे जाके कोबालमिन के फॉर्म में बनता है। तो कोबाल्ट और विटामिन B12 दोनों साथ में मिलकर कोबालमिन को बनाते हैं। मिथाइल कोबालमिन और 5 ऑक्सी एडिनोसिल कोबालमिन विटामिन B12 के मेटाबॉलिक एक्टिव फॉर्म है। हालांकि दो अन्य रूप हैं इसके, हाइड्रोक्सी कोबालमिन और साइनो कोबालमिन। मिथाइल कोबालमिन या 5 ऑक्सी एडिनोसिल कोबालमिन में परिवर्तित होने के बाद ये जैविक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक ग्रुप है। बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे आते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B4, B6, B12, इस तरीके से। तो इन सभी में कोबालमिन नामक केमिकल पाया जाता है और बहुत से कोबालमिन मिलने से विटामिन B12 बनता है। कोबालमिन एक केमिकल है जिसमें कोबाल्ट होता है, जो विटामिन बी युक्त चीजों में पाया जाता है। अच्छा, अभी हम जानते हैं, थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे कोबाल्ट के बारे में। ये एक ग्रे रंग का सख्त मेटल होता है जो डक्टाइल यानी लंबा किया जा सकता है। कोबाल्ट की कमी से एक किस्म का एनीमिया होता है। कोबाल्ट विटामिन जो है B12 के लिए एक बहुत जरूरी एलिमेंट है। अगर कोबाल्ट नहीं होगा तो B12 फॉर्म नहीं हो सकता है। तो कोबाल्ट से विटामिन B12 की प्रोडक्शन से हमारी जो आरबीसी हैं उनको बनाने में हेल्प मिलती है, या फिर यूं कहें कि आरबीसी प्रोडक्शन के लिए कोबाल्ट की जरूरत होती है, मगर हम कोबाल्ट का सीधा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर सीधा प्रयोग करेंगे तो इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। जैसे अगर बच्चों में इसका यूज किया जाए तो बच्चों की डेथ भी हो सकती है डायरेक्ट कोबाल्ट लेने से। और अगर बड़े एडल्ट लोग जो भी हैं वो अगर कोबाल्ट को लेते हैं तो उनको वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा B12 के बारे में जानेंगे, फिर हम इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में भी जानेंगे। विटामिन B12 ये शरीर में होना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है और इसका स्टॉक लीवर में 5 से 6 साल तक रहता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं, उनको हम चेक करते हैं। B12 पॉइंट सभी को पता है कि कहाँ पे चेक किया जाता है। तो अगर उनको विटामिन B12 की कमी है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि उनको अभी अभी विटामिन B12 की कमी हुई है। अकॉर्डिंग टू न्यूरोथेरेपी हम ये कह सकते हैं कि उनको जो है, क्योंकि लीवर में 5 से 6 साल तक जो है विटामिन B12 स्टोर रखा जा सकता है, वो भी कई गुनी मात्रा में। डेली के लिए हम जो है 1 से 2 माइक्रोग्राम हमें B12 की जरूरत पड़ती है। तो ये 1000 गुना वहां पर जो है मौजूद रहता है लीवर के अंदर। लेकिन अगर आज किसी को हम चेक कर रहे हैं कि भाई उसके अंदर जो है B12 की कमी है, तो इसका मतलब ये है कि कई सालों से उसके अंदर धीरे धीरे B12 की कमी होती गई। तब जाके वो लीवर का जो स्टोर है, स्टोरेज सिस्टम है, वहां पर B12 खत्म हो चुका है। वो खत्म होने के बाद अब पेशेंट को ये पता चल रहा है कि उसके अंदर विटामिन B12 की कमी हो चुकी है। तो ये प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस है, धीरे धीरे उसका कम होता गया, या तो उसने डाइट में नहीं लिया या किसी भी तरीके से उसका पाचन ठीक से नहीं हुआ हो, तो इस वजह से उसके अंदर जो है विटामिन B12 कम हुआ है और उससे संबंधित बीमारी के लिए वो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आएगा। अभी हम थोड़ा सा इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में जानेंगे। मैं अभी एक स्क्रीन आपके सामने शेयर करूंगा आपको।
स्क्रीन शेयर हो गई होगी। तो हम सभी जानते हैं विटामिन बी 12 के लिए नॉर्मली हम सभी क्या फॉर्मूला देते हैं, 3 गॉल 7 लीवर 8 लेफ्ट पार्कू। पर हम इस इंट्रिंसिक फैक्टर की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। ज़्यादातर जो थेरेपिस्ट हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर को इग्नोर कर जाते हैं और सीधा डायरेक्ट बी 12 का ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो क्या होता है कि ये जो विटामिन बी 12 है, ये अगर हमने लिया, हमने खाने के माध्यम से, चाहे दूध के थ्रू या दूसरी और भी कई कई तरीके हैं, कई लोग न्यूट्रिशन डाइट के थ्रू भी लेते हैं सप्लीमेंट के रूप में। तो अगर ये स्टमक के अंदर, जहां मेरा कर्सर है वहां ध्यान दीजिए सभी लोग, यहाँ पर स्टमक के अंदर अगर बी 12 आया और ये इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं बना, जो कि कहाँ बनता है, पेराइटल सेल में बनता है, स्टमक के अंदर पेराइटल सेल होती है, उसके अंदर ये इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा, इसको यहाँ पे कवर कर लेगा। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर ये इसको कवर कर लेगा, उसको बाइंड अप करेगा। और अगर ये बाइंड अप नहीं किया या जिसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा, तो यहाँ के जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जैसे कि हम जानते हैं HCl एसिड है, गैस्ट्रिक जूस है, तो वो इसको डाइजेस्ट कर देंगे और ये यहीं पे खत्म हो जाएगा बी 12। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है इसको कवर अप करेगा। एक दूसरी इमेज आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इस तरीके से आप ये देखिए, इमेज चेंज हुई है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो रेड कलर का है ये बी 12 है, और जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये येलो कलर में आपको देखेगा। और ये जो पेप्टाइड है, एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो इसको कवर कर लेता है, ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं। तो इससे क्या है, यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर बी 12 के साथ अटैच हो जाएगा और एक कवर बन जाएगा उसके ऊपर। ये कवर जैसे ही बनेगा तो फिर जो HCl एसिड है उसको पचा नहीं पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जब ये यहाँ पे कवर कर लेगा पेराइडल सेल में बनने वाला इंट्रिंसिक फैक्टर, तो यहाँ पर हम आगे इसको बी 12 प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स जुड़ गया, ये यहाँ से आगे ट्रेवल करेगा और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम से होते हुए जेजुनम में, और जेजुनम से होते हुए यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर है, ये इलियम, छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला भाग इलियम। तो इलियम के जो बिलाई हैं जिनसे एब्जॉर्प्शन का काम होता है, वहां पर सोख लिया जाएगा उसको। तो यहां से फिर इंट्रिंसिक फैक्टर अलग हो जाएगा, एपिथेलियल सेल जो है इसको अंदर ले लेंगी। इसके लिए एक दूसरी इमेज में और आपको, हाँ, यहाँ पे समझाने के लिए, ये है यहाँ पर म्यूकोशल सेल जो है, ये इसको यहाँ पे बी 12 जो है अंदर ले आएगा। और यहाँ पर एक जो है, जो ग्रीन कलर का है, ये ट्रांसकोबालमिन के रूप में फॉर्म हो जाएगा, एक बी 12 ट्रांसकोबालमिन। ये रेड जो है विटामिन बी 12 है, और हल्का सा ग्रीनिश जो है ये ट्रांसकोबालमिन। ये आगे जाके ब्लड वेसल के थ्रू ये हमारे लीवर में जाके पहुंचेगा। ब्लड में ये घूमता रहेगा फ्री फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, जैसे एडिनोसिल कोबालमिन है, मिथाइल कोबालमिन है, इस फॉर्म में ये ब्लड में घूमेंगे और जब लीवर में पहुंचेंगे तो उनको जो है स्टोर कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर का होना जरूरी है। तो कौन बताएगा इंट्रिंसिक फैक्टर को हम कैसे बनाते हैं, न्यूरोथेरेपी में क्या ट्रीटमेंट देते हैं? BS राणा जी, आप बताएं।
नहीं पता। इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे? 3 गोल 7 लीवर शायद। नहीं, गलत है ये। गैस गैस आई 6 पॉइंट्स। ये राजू सिंह राठौर जी ने लिखा है 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, ये करेक्ट है। 1 गैस ओनली 6 पॉइंट हम इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए देंगे। तो विटामिन B12 ट्रीटमेंट के पहले, जिसे हम 3 गॉल 7 लीवर बोलते हैं, तो ठीक उसके पहले हमें 1 गैस ओनली 6 पॉइंट देना ही पड़ेगा। अगर वो देंगे और वो रिलीज होगा, तभी जो है इसको बाइंड अप कर पाएगा B12 को। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बना तो वो पेट में ही जो है B12 डिजोल्व हो जाएगा, वहीं पे डाइजेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें जब भी ट्रीटमेंट देंगे B12 का, उसके साथ हम उसको 1 गैस ओनली 6 पॉइंट देंगे। ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में, वैसे मैं आपको जो है नोट्स तो मैं दूंगा ही, उसमें भी मैं ये अटैच कर दूंगा पिक्चर। उसका स्क्रीन एक बार शेयर कर देता हूँ। बता देगा, ये देखिए। ठीक है, शेयर हुआ स्क्रीन। ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कुछ जरूरी पॉइंट्स रहेंगे। स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। तो विटामिन B12 के बगैर हमारी जो आरबीसी हैं वो मैच्योर नहीं हो सकती हैं। तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के साथ मिलने से ही आरबीसी मैच्योर होंगी। तो अगर किसी के अंदर खून की कमी है, तो उसके अंदर हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर B12 और फॉलिक एसिड की कमी तो नहीं है। अगर उसके अंदर B12 फॉलिक एसिड की कमी है, तो हमें उसका ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है ना। फॉलिक एसिड और B12 दोनों का देंगे, तभी जो है आरबीसी जो है मैच्योर होंगी। आरबीसी कहाँ पर मैच्योर होती हैं, कौन बताएगा? आरबीसी कहाँ पर मैच्योर होती हैं? बोन मेरो। बोन मैरो, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उस व्यक्ति को विटामिन B12 की कमी है? न्यूरोथेरेपी में हम क्या देख के ये पता लगाते हैं कि किसी व्यक्ति को विटामिन B12 की कमी है? उंगलियों के पीछे ब्लैक स्पॉट दिखेंगे जी, और नाखून में भी ब्लैक कलर स्पॉट दिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ। थैंक यू। सर जीप के अंदर भी कालापन आ जाता है सर। हाँ जी, बिल्कुल, ब्लैक स्पॉट्स, कई बार पेलाग्रा, काली जुबान भी देखने को मिलती है। शरीर में आंखों के नीचे काले घेरे, पिगमेंटेशन वगैरह भी देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। सर जॉइंटों के ऊपर भी कालापन आता है और जहाँ पे बेल्ट बांधते हैं वहां पे भी कालापन निशान ओके, वगैरह आ जाता वेरी गुड। दूसरा, विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि सब्जियों में नहीं मिलता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि इसके लिए हमें जो है एनिमल फूड ही लेना पड़ता है ना। ये हमें सब्जियों में नहीं मिलता है। ये एकमात्र ही ऐसा विटामिन है B12, बाकी तो हमें दूसरे फॉर्म में मिल जाते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह है, वेजिटेबल्स हैं। पर B12 जो है इन सब्जियों वगैरह में नहीं मिलता है। दूसरा, ये हमें कहाँ से मिल सकता है? ये एक तो मीट से मिल सकता है,
या नॉन वेजिटेरियन चीजें हैं उनसे। दूसरा, शाकाहारी लोग जो है इसको दूध और पनीर से भी प्राप्त कर सकते हैं, उनको दूध और पनीर से मिल जाएगा, दही है उसमें, इस तरीके से। तो तो शरीर में मूंग विटामिन को बी स्प्राउट 12। करके ले तो भी मिलता है क्या सर? क्या बोले, फिर से बोलिए। मूंग मूंग को स्प्राउट करके, जैसे मूंग को रात को भिगो ले और उनको फिर स्प्राउट किया जाए, तो उनसे भी मिलता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। तो शरीर में विटामिन बी 12 की कमी के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, कि दूध नहीं पीना या शरीर में दूध का ठीक से पाचन या अवशोषण नहीं होना। तो ज्यादातर बी 12 की कमी जो है खाना ठीक से ना पचने के कारण ही होता है। तो विटामिन बी 12 ठीक से पचने के लिए पेट से इंट्रिंसिक फैक्टर निकलना जरूरी है, और इसके साथ ही इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन करना भी जरूरी है। तो एक तो स्टमक को ठीक करना है, दूसरा इंटेस्टाइन को भी ठीक करना है। और इसके बाद अगर वो एब्जॉर्ब हो गया तो उसके बाद लीवर का ठीक से काम करना जरूरी है, क्योंकि लीवर ठीक से काम करेगा तभी जो है विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होगा तो जरूरत के हिसाब से वो रिलीज करता रहेगा। तो इसके लिए तीन मुख्य ऑर्गन हो गए हमारे पास, एक तो स्टमक, दूसरा इंटेस्टाइन, और तीसरा जो है लीवर। इंट्रिंसिक फैक्टर ना बनने का कारण क्या हो सकता है भाई, क्यों जो है नहीं बनता है? तो उसका कारण ये है कि पेट की जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वहां पर कोई प्रॉब्लम आ जाए। अगर वहां पर एट्रोफी आ जाए या वो सेल किसी तरह से डैमेज हो जाए, पेराइटल सेल जो भी है, तो वो अपना इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं करेंगी। और वो नहीं करेंगी तो जो भी बी 12 हम लेंगे वो जो है वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उस बी 12 की कमी से एक एनीमिया होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कौन बताएगा? एनीबडी? सिकल सेल एनीमिया। उसकी कमी से होता है परनीशियस एनीमिया। ये जो है परनीशियस एनीमिया उसकी वजह से होता है। तो पेट की गैस्ट्रिक म्यूकोसा की एट्रोफी, एट्रोफी मीन्स होता है सिकुड़ जाना किसी चीज का, उसकी वजह से नॉर्मल गैस्ट्रिक सिक्रेशन नहीं होता है, जिस वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकलता है। इंट्रिंसिक फैक्टर एक क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कि खाने के अंदर बी 12 के साथ इसे कंबाइन करता है, जिससे कि बी 12 को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दिन में जो है बी 12 की 1 से 2 माइक्रोग्राम की जरूरत शरीर को होती है ना। दूसरा, बी 12 का एक बहुत बड़ा कार्य है कि ये बी 12 जो है आरएनए को डीएनए में बदलता है, और इससे क्या होता है, आगे जाके जो भी सेल है वो अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करती है। तो अगर बी 12 की कमी है तो लोगों को जो है जीन्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर जीन्स की गड़बड़ी है किसी को तो उसमें विटामिन बी 12 का चेक करना बहुत ही जरूरी है। बी 12 है, फॉलिक एसिड है, ये दो विटामिन की अगर गड़बड़ी है, शरीर में कमी है, तो उनको जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ बी 12। बी 12 क्या क्या काम के लिए बहुत जरूरी होता है ये हम देखेंगे। तो बी 12 सबसे पहला जो इसका फंक्शन है कि ये शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आरबीसी की मैच्योरेशन के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा जो है हमारे जो नर्व की माइलिन शीथ की कवरिंग के लिए बहुत जरूरी है। इसकी पिक्चर मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये देखिए, तो माइलिन शीथ के लिए
ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेल्दी नर्व है ये माइलिन, है ना। ये देखिए, ये जो नर्व के ऊपर है ना, डेंड्राइट और एक्सॉन, इसको एक्सॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हेल्दी नर्व है। और अगर डीमाइलिनेशन हो जाएगा तो ये नर्व में आप देखें यहाँ पर ये पैचेस बन गए, माइलिन शीथ जो है ना डिस्टर्ब हो गई है, इसकी कवरिंग हट गई। यहाँ पर तो कवरिंग ही हट गई, जहाँ मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये कर्सर ये हट गया। तो जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिसीज वगैरह होती है, उसमें जो डीमाइलिनेशन हो जाता है। तो ऐसी और भी कई तरह की बीमारियां हैं जिनमें डीमाइलिनेशन होता है, उसका एक मुख्य कारण जो है B12 की कमी है। तो ये नर्व की माइलिन शीथ की कवरिंग के लिए जरूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो डीमाइलिनेशन की प्रॉब्लम आएगी, जिससे कि नर्व के ऊपर की माइलिन टूटकर अलग हो जाती है। न्यूरोथेरेपी में विटामिन B12 और एड्रिनल ग्लैंड की मदद से डीमाइलिनेशन खत्म किया जाता है। विटामिन B12 की कमी से नर्व की कवरिंग उतर जाती है, तो उस कवरिंग को दोबारा चिपकाने के लिए 6 ADR/3 काम करेगा। आप नोट करें इस चीज को। जैसे वो कवरिंग टूट जाती है तो वो वहीं नर्व के आसपास ही टूट के पड़ी रहती है। तो ये जो 6 ADR/3 है, वो जैसे ही हम देंगे तो वो रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। तो 6 ADR/3 ये जो है हमारी B12 ट्रीटमेंट भी देंगे, साथ में ये भी देंगे। तो इससे जो है नर्व के ऊपर जो माइलिन शीथ है उसकी रिपेयरिंग के लिए बहुत जरूरी है 6 ADR/3। और ये जो काम है सिर्फ न्यूरोथेरेपी कर सकती है। डीमाइलिनेशन को जो खत्म करने का काम है, इतनी तेजी से जो भी काम करेगी, हीलिंग की जो प्रक्रिया है, ये सिर्फ न्यूरोथेरेपी में ही संभव है। और दूसरी थेरेपी इतनी तेजी से नर्व के ऊपर तो काम नहीं कर पाती। अगला पॉइंट है कि ये फैटी एसिड माइलिन शीथ और DNA का सिंथेसिस करता है, यानी कि जमावट करने में मदद करता है। ठीक है। दूसरा आगे देखेंगे तो ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करता है। शरीर की हर नाड़ी या नर्व को प्रॉपर काम करने के लिए विटामिन B12 की बहुत जरूरत होती है। तो हमने अभी B12 को समझा, इंट्रिंसिक फैक्टर को समझा। अभी हम आगे जो है ये समझेंगे कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। वैसे तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पर हम कुछ जरूरी चीजें लेंगे साथ में। तो संसार की जो है 1 से 2% की आबादी विटामिन B12 की कमी से जूझ रही है। परनीशियस एनीमिया, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है, जिसमें कि इंट्रिंसिक फैक्टर पूरी तरह नहीं बन पाता है, तो इसमें B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। ये एक डेफिशिएंसी की डिसऑर्डर है। और क्या हो सकता है, जैसे कि ड्रॉप फुट वगैरह है। ड्रॉप फुट एक तरह का पैर का पैरालिसिस होता है कि जिसमें जो है आदमी का पैर गिर जाता है और वो घसीट कर चलता है। एक बहुत जरूरी जानकारी है, जैसे जो लोग खाली पेट गैस के कैप्सूल लेते हैं, बहुत लंबे समय तक जो लोग ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों में इंट्रिंसिक फैक्टर ना बनने का जो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अगर वो लंबे समय तक गैस के कैप्सूल लेते रहें 2-3 साल तक या जो भी है, तो उनके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर बनना जो है कम हो जाता है, जिस वजह से उनके अंदर B12 की डेफिशिएंसी एक आम बात हो जाती है। और ज़्यादातर पेट के रोगियों में ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए ज़्यादा गैस के कैप्सूल भी नहीं खाना चाहिए। कोशिश करें कि अपनी डाइट मेंटेन रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वीगन होते हैं। वीगन मतलब ऐसे लोग जो पूर्णतः शाकाहारी हैं, जो दूध भी नहीं लेते हैं या दूध से बनी कोई आइटम नहीं खाते।
तो अगर वो 3 साल तक ऐसा करेंगे तो उनके अंदर भी सीवियर B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो शाकाहारी लोगों को ये बहुत जरूरी है कि वो लोग जो है कम से कम दूध एटलीस्ट लेते रहें। अगर शुद्ध मिले तो बहुत अच्छा है। दूध है, पनीर है, दही है, ये एक 3 सोर्स है उनके लिए, है ना। स्प्राउट है, तो इनसे उन्हें B12 मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम B12 की एब्जॉर्प्शन और उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, थोड़ा समझने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा इजीली तरीके से समझाएं। ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, तो इसको हम एक पिक्चर से समझेंगे तो आपको इजी रहेगा ये समझाना। स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने। एक तो विटामिन B12 को पचाने के लिए सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियास और इंटेस्टाइन और स्टमक का मुख्य रोल है। इसमें अभी एक जो नई चीज जुड़ी है, सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियास भी जुड़ा है। सलाइवरी ग्लैंड विटामिन B12 को बाइंड करने के लिए एक प्रोटीन छोड़ती है। यानी कि पाचन, जो हम न्यूरोथेरेपी में पढ़ते हैं कि पाचन जो है हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, तो B12 में उसका क्या रोल है वो हम देखेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड विटामिन B12 को बाइंड करने के लिए एक प्रोटीन छोड़ते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, आर फैक्टर कहते हैं। जब विटामिन B12 आंतड़ी में पहुंचता है तो आर फैक्टर को पैनक्रियाटिक एंजाइम अलग कर देते हैं, जो कि विटामिन B12 को ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर को हम ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ कहते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, ये पेट के पेराइटल सेल के द्वारा छोड़े जाते हैं। आंतड़ी के इलियम भाग में विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का कॉम्प्लेक्स विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में आज्ञा देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आई है ये, कि आंतड़ी के इलियम वाले भाग में B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स जो मिलके वहां पर जाते हैं, तो वो वहां B12 को एब्जॉर्ब करने में आज्ञा देता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो B12 एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। यानी दोनों चीजें हैं, एक तो उसका वहां पे जो है B12 के साथ कंबाइन करके इंट्रिंसिक फैक्टर को आना ही होगा, तभी जो है इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगी, अदरवाइज वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। मान लो वो कंबाइन करके अगर आ गया और जो यहाँ डिओडिनम में आके वो डिजोल्व हो जाए, या कोई इस तरीके की वहां पर केमिकल रिएक्शन हो, तो अगर ज्यादा एसिडिक मीडियम होगा डिओडिनम में, जैसा कि एसिडिक मीडियम ज़्यादा होने से डिओडिनल अल्सर वगैरह भी हो जाते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम हो डिओडिनम में, तो वहाँ भी जो है B12 खत्म हो जाएगा। तो इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत जरूरी है B12 को बचाने के लिए। दूसरा, B12 को एब्जॉर्ब कराने में भी उसका बड़ा रोल है। तो जब एक बार ये एब्जॉर्ब हो गया B12, तो मेटाबॉलिक सिस्टम के द्वारा न्यूरोलॉजिकल और हिमेटोलॉजिकल फंक्शन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस यानी ब्रेन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड, और हिमेटोलॉजिकल फंक्शन मीन ब्लड से रिलेटेड फंक्शंस में अपनी भूमिका निभाता है। इसकी कमी से और भी कुछ रोग होते हैं, जैसे कि अटैक्सिया, न्यूरोपैथी, माइलिन सी डैमेज, स्पाइनल कॉर्ड डिजनरेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डिमेंशिया भी इसकी कमी के कारण हो जाते हैं। तो B12 अगर कम होगा तो कुछ प्राइमरी सिम्टम्स जो लोगों में दिखेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जब B12 की कमी होगी तो शुरुआती लक्षण क्या होंगे, कि जैसे हाथ पैर का सुन्न पड़ना या हाथ पैरों में झुनझुनी आना, ये एक लक्षण ऐसे पेशेंट में देखा जा सकता है। दूसरा है कि अगर इसकी ज्यादा कमी हो जाए तो लोगों को जो है भूलने की समस्या हो सकती है।
उन्होंने 2 मिनट पहले कहीं कोई चीज रखी है और वो अचानक ही भूल जाते हैं। तो ये जो डेली रूटीन में जो हमारी लाइफ में हम छोटी छोटी चीजें जब भूलने लगते हैं, ये भी B12 की कमी का एक लक्षण है। दूसरा, कंफ्यूजन होना, या अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो आपको खड़े खड़े चक्कर भी आ सकते हैं इसकी वजह से। अल्जाइमर हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स रहेंगे जो हम पहचान सकते हैं। या फिर नर्व का पेन हो सकता है, किसी को शोल्डर पेन है, हाथों में दर्द आने लगा है, पैरों में दर्द आने लगा है, जल्दी थक जाते हैं, ये भी B12 की कमी का एक सिम्टम्स है। विटामिन B12 को जो है शरीर कहाँ से बाहर निकालता है? यूरिन के माध्यम से इसको शरीर बाहर निकालता है। आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन B12, तो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये रेड मीट वगैरह है, डेयरी प्रोडक्ट है, एग है, उसमें ये हमें मिलेगा। अब गुरुजी के द्वारा क्या इस विषय पे कहा गया है वो हम आपके सामने रखते हैं। तो उन्हीं के शब्दों में, विटामिन B12 को एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि शाकाहारी है वो अपने शरीर में B12 को कैसे मेंटेन रखे, तो इसके लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं गुरुजी ने, कि जैसे कि एक तो दही हो गया, दूसरा अंकुरित अनाज हो गया। उसमें जैसे मूंग वगैरह है, मूंग है, चने हैं। तो दही में क्या है, गुड बैक्टीरिया है जो कि जिंदा है, और अंकुरित अनाज में भी अंकुरित होने के बाद उसमें भी गुड बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया को आंतड़ी के बैक्टीरिया द्वारा विटामिन B12 में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर हम इनका यूज करेंगे तो कैसे, अगर स्पेशली B12 के लिए हम किस तरीके से इनका यूज करेंगे, तो हमने लेना है, जैसे अगर हम दही का प्रयोग करें B12 के लिए तो हम कैसे करेंगे कि हमें आधी कटोरी दही रात को एक अलग से कटोरी में जमानी है, और सुबह नाश्ता करने के बाद इस दही के अंदर कुछ भी नहीं मिलाना है और ना ही उसको मिक्स करना है। नमक, चीनी, पानी कुछ भी नहीं मिलाना है और उसको मिक्स भी नहीं करना। फिर इसको चम्मच की मदद से आप जो है स्लाइस के फॉर्म में खा जाएंगे, और 2 घंटे तक फिर आपने पानी नहीं पीना है। 2 घंटे के बाद रोटी या ब्रेड या बिस्किट का टुकड़ा खाकर आप पानी पी सकते हैं। ये इस अगर B12 के लिए हम दही खा रहे हैं तो उसके लिए ये शर्तें होना जरूरी है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। अगर किसी पेशेंट को भी बता रहे हैं तो इसी तरह से आप उसको बताएंगे कि भाई जो है उसमें नमक नहीं मिलाना है, कुछ और दूसरी चीजें नहीं, बस जैसा फॉर्म हुआ है उसको स्लाइस के फॉर्म में चम्मच से लेना है और खा लेना है। फिर 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसी तरह से स्प्राउट का भी हम ऐसे ही करेंगे। रात को जो है उनको भिगा देंगे, जब वो स्प्राउट हो जाएंगे तो नाश्ते के बाद आप जो है, यानी उसको खाने के बाद कम से कम 2 घंटे का गैप तो हमें चाहिए। 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो दही का प्रयोग और अंकुरित अनाज का प्रयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, बाकी अगर आपको अलग से सर दही खाना है तो, अगर आपको अलग से दही खाना है तो आप अलग से खा सकते हैं। वो B12 के हिसाब से नहीं खा सकते। जैसे अगर आपको रायता वगैरह बना के खाना है या दूसरे फॉर्म, वो आप किसी भी दूसरे टाइम खा सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशली B12 के लिए लेना चाहते हैं उसका फायदा, तो आपको इसी तरीके से लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट सर। सर हाँ, अगर इसमें चाहे तो जैसे कि कुछ खाने के बाद में अगर वो वज्रासन में बैठ जाए, कैसा? या फिर अगर हाँ या फिर जैसा ही अगर सेल्फ अगर ले ले या कोई अगर दे दे सिखा दे उन घर वालों को, तो और भी ज्यादा सर काम करेगा इसमें। वन पॉइंट एक्चुअली जैसा आपकी आगे से आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा समझने में, आप फिर से रिपीट करें। मैं कह रहा था सर, ये खाने के बाद में अगर वज्रासन कुछ करते हैं, हाँ, खाने के बाद भी आप ले सकते ये हैं। जैसे दही है या जो स्प्राउट लिया है उसके बाद में अगर वज्रासन बजाए या फिर
वन पॉइंट गैस ओनली अगर ले लिया जाए तो उससे भी अच्छा एग्जॉस्ट हो जाएगा, नहीं, ये जो ट्रीटमेंट की बात पेशेंट को अलग सिखा है। दिया जाए। जी, जी, ठीक है। थैंक यू। अभी इसके थोड़ी देर बाद फिर हम ट्रीटमेंट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। एक बहुत जरूरी नोट्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि जैसे बाजार में इंजेक्शन, गोली, कैप्सूल, सप्लीमेंट के रूप में विटामिन B12 मिलता है, उपलब्ध है। ये जो सब है ना, ये सिंथेटिक है। और सिंथेटिक चीजें जो है हमारे शरीर का सेल कभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं करता है, और ना ही ये लीवर में स्टोर होता है। बीमारी की अवस्था में ये कुछ समय के लिए शरीर में रहकर बीमारी को ठीक करने में मदद करता है, लेकिन इसका काम हो जाने के बाद शरीर का एक्सक्रीटरी सिस्टम इसको शरीर से बाहर निकाल देता है। और कुछ महीनों के बाद टेस्ट कराने के बाद वो फिर लो ग्रेड में दिखता है। तो न्यूरोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है उससे जो भी केमिकल बनेगा वो शरीर का ओरिजिनल केमिकल होगा, और वो लीवर में स्टोर भी होगा, क्योंकि न्यूरोथेरेपी जो है मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को सुधार कर खाए हुए भोजन को अच्छे से पचा देती है, और उससे प्राप्त तत्वों को मेटाबॉलिक सिस्टम के द्वारा शरीर के भिन्न विभिन्न हिस्सों में कार्य हेतु प्रयोग करवाती है, और भविष्य के लिए ऐसे रसायनों को शरीर में स्टोर करने में मदद करती है। इसीलिए गुरुजी ने किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले पेन पॉइंट का दर्द चेक करना और उस पेन पॉइंट का दर्द निकालने की विधि बताई है, ताकि वह अंग सही तरीके से कार्य कर सके। और बाद में जो है हम UDF है, मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट है, बेटर न्यूकॉल ट्रीटमेंट है, HCL जैसे ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था बताई है, ताकि इंसान बैलेंस डाइट के द्वारा जो भी पोषक तत्व ले रहा है उसका शरीर उनको सही से पचाए और उनका सही से प्रयोग कर पाए। और इन्हीं ट्रीटमेंट के द्वारा बहुत से एंजाइम, हार्मोन, विटामिन की आपसी मेलजोल को व्यवस्थित किया है, ताकि भविष्य में शरीर में कोई रोग ना आए। अगर वह रोग आ जाता है तो शरीर की इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत हो कि वह रोग से लड़ पाए। तो गुरुजी ने न्यूरोथेरेपी में मेटाबॉलिज्म को आधार मानकर बीमारियों का निराकरण करने की व्यवस्था की है, क्योंकि 90% बीमारियां मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से आती हैं। हमारे न्यूरोथेरेपी के आश्रम में जो भी मरीज एडमिट होते थे तो गुरुजी क्या करते थे, राउंड होने से पहले हर एक मरीज का ऑक्सीजन, पल्स, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर देखने की व्यवस्था थी। तो गुरुजी जब भी फाइल देखते समय तथा पेशेंट की कंप्लेंट सुनते समय इन 4 चीजों के ऊपर गौर जरूर करते थे कि आज इनके शरीर में ये 4 पैरामीटर कम या ज्यादा हैं क्या। तो गुरुजी कोई भी अन्य ट्रीटमेंट देने से पहले इन चीजों को ठीक करने के लिए बोला करते थे कि आदमी की ऑक्सीजन लेवल कैसा है, उसकी पल्स कैसी है, इस तरीके से उसका BP कैसा है। तो ये मेटाबॉलिज्म से इसका संबंध रहता है। अगर आपने ये 4 चीजें मेंटेन कर ली तो बहुत सी बीमारी का काफी हिस्सा वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन हम देखें मेटाबॉलिक तौर पे, तो अगर जैसे किसी पेशेंट को हम देखेंगे कि अगर 100% मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड बीमारी है तो उसमें अगर आपने पेशेंट की अगर ऑक्सीजन कम है तो 10% मेटाबॉलिज्म की डिसऑर्डर तो ऑक्सीजन के कम होने से आ जाएगी। फिर उसकी पल्स वगैरह आप चेक करेंगे तो 10% वहां से हम ले लें। फिर उसका BP है, टेम्परेचर, इस तरीके से 40% मेटाबॉलिज्म तो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा पेशेंट का। तो अगर हमने ये 4 चीजें ठीक कर दी और बाकी के दूसरे ट्रीटमेंट से हम जो है उस बीमारी को 100% तक ठीक कर पाएंगे। तो ये हम ये ध्यान रखें, अगर हम क्लिनिक चलाते हैं, पेशेंट देखते हैं, तो उनका हमें BP जरूर लेना चाहिए, टेम्परेचर जरूर लेना चाहिए, उनकी पल्स वगैरह चेक करना चाहिए कि उस दिन जो है पल्स उनकी कितनी है। उससे हमें पता चलेगा कि उनका हार्ट का रेट कैसा है ना। और जो है ब्लड प्रेशर लेना है, ब्लड प्रेशर लो है या हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर अगर मान लो किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका ब्लड प्रेशर आपको नॉर्मल करना है, हाई है तो कम करना है।
अब पता चले कि पहले ही उस पेशेंट का बीपी जो है लो है और हमने ट्रीटमेंट में कुछ ऐसा दे दिया वो और लो हो गया। तो ये 3-4 पैरामीटर पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद फिर जो बीमारी के लिए उनका डाइजेशन ठीक करना है, एसिड अल्कलाइन बैलेंस करना है, और साथ में जो है उसके बाद फिर हम टारगेट ट्रीटमेंट पे जाएंगे। तो चाहे B12 की कमी हो या इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सबसे पहले हमें जो है पेट को ठीक करना जरूरी है। नाभि के आसपास जो भी हमारे पेन पॉइंट हैं उनको निकालना जरूरी है, क्योंकि ये जो पेन पॉइंट हैं वो किसी ना किसी ऑर्गन से रिलेटेड है। तो अगर आपने उनका पेन पॉइंट ठीक कर दिया, डाइजेशन ठीक कर दिया, तो उसके बाद फिर आप जब टारगेट ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो उसका रिजल्ट कई गुना बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर हम सीधे ही डायरेक्ट ट्रीटमेंट दे दें पेशेंट को, टारगेट ट्रीटमेंट दे दें और उसका पेट सेट ना करें, तो आखिर में कुछ दिनों के बाद उसका रिजल्ट आना जो है कम हो जाएगा और आपको फिर वापस पेट पे लौटना पड़ेगा। तो वापस ना लौटना पड़े, इसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम पहले ही उन ऐसे मरीजों का पेट सेट जरूर करें, पेट को ठीक रखें, उनका मोशन डेली आना चाहिए, प्रॉपर आना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। अभी हम B12 के कुछ ट्रीटमेंट हैं, कुछ एक एडवांस ट्रीटमेंट भी है B12 का और बेसिक ट्रीटमेंट भी है जो सभी को पता है। तो वो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप चाहें तो लिख लें, बाकी नोट्स में तो आएंगे ही। स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने। जी, तो जब भी B12 का ट्रीटमेंट देंगे, अगर पेशेंट को नॉर्मल कमी है, बहुत ज़्यादा सीवियर उसको डेफिशिएंसी नहीं है, फिर भी आपको देना है, तो आप ये जो T1 लिखा है, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट इंटू 1, ये हमने इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए दिया है। सेकेंड स्टेप हम देंगे 3 गाल 7 लीवर 8 लेफ्ट पर। किसी ने पूछा है ग्रोथ के लिए, तो अगर B12 की कमी है तो ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों में, है ना। T2 ट्रीटमेंट में हम देखेंगे, अगर किसी को ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट सेम यही रहेगा, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट इंटू 1, और जो है 3 गाल 7 लीवर 8 लेफ्ट पार्क इंटू 3, ये हम देंगे उनको। थोड़ी स्टेप्स यहाँ फर्स्ट एंड ये सेकेंड रहेगी। ये यहाँ 3 एंड 4 लिखा है, ये थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड आएगा T2 में, है ना। ये फर्स्ट स्टेप 1 गैस ओनली 6 पॉइंट इंटू 1, एंड सेकेंड स्टेप में आ जाएगा 3 गाल 7 लीवर 8 लेफ्ट पावर को इंटू 3। इसमें क्या करना है, एवरी स्टेप के बाद 5 मिनट का गैप देना, जैसे 3 गाल 7 लीवर 8 लेफ्ट पावर को दे दिया, फिर 5 मिनट का गैप दे दीजिए, फिर 5 मिनट के बाद फिर ये दे दीजिए 3 गाल 7 लीवर 8 लेफ्ट पावर को, फिर नेक्स्ट 5 मिनट के बाद फिर दे, ऐसा 3 बार दे सकते हैं। B12 का एक एडवांस ट्रीटमेंट है जो आश्रम में बना था, वो आपके सामने ये है। इसको देने का भी तरीका बहुत डिफरेंट है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। पंद्रह मेडुला इंटू 2, फिर 10 लेफ्ट मेडुला इंटू 2, 3 राइट 2 फिंगर गॉल लीवर इंटू 3। तो ये राइट 2 फिंगर कैसे देंगे, इसको मैं बताता हूँ कि जैसे समझ लीजिए हमारी ये फिंगर है ना, तो पैर की फिंगर जो है आप ये मान लीजिए, तो उसका एक तरफ लेफ्ट होता है, एक तरफ राइट होता है, एक तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट। तो सिर्फ राइट वाले तरफ ही आपने 3 बार ऐसा करना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, बस इतना ही करेंगे, सिर्फ राइट की तरफ करेंगे, वो भी किसमें, गॉल एंड लीवर में, ये 3 बार देंगे और 30 सेकेंड का गैप देंगे।
और बहुत हल्का देना है, जैसे कि बिल्कुल हल्का, जैसे फेदर टच देते हैं ना, बहुत ही हल्का प्रेस करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अच्छा, इसी तरह से जो फोर्थ स्टेप है, राइट CNNS जो देते हैं, तो CNNS गैस गैस ऑल थ्री साइड जैसे हम देते हैं कि पहले मिडिल में दिया, फिर लेफ्ट में दिया, फिर राइट में दिया, ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, तो इसको आप ध्यान से समझें। तो राइट CNNS जो देंगे वो हम राइट साइड देंगे सिर्फ 3 बार, वो भी बहुत ही हल्का। जो भी पेशेंट का राइट आएगा फिंगर में, तो उसके उधर जो है हम बहुत ही हल्के तरीके से लेंगे, एकदम फेदर टच की तरह। वो केमिकल उतने में ही बनेगा, ऐसा नहीं कि पेश हमने खूब दबा दिया, पेशेंट चिल्लाया जा रहा है, इस तरह इतना प्रेशर नहीं देना है वहां पे, है ना? बहुत ही हल्का फेदर टच की तरह आप ये पॉइंट देंगे। समझ में आ रहा है सभी को? फिर यहाँ पर आगे जो स्टेप है, पांचवी स्टेप है, उसमें 3 गॉल अप है, 3 लीवर अप है और 8 लेफ्ट पार्कू। तो इसमें आपका क्या मतलब है कि ऊपर वाला पॉइंट देना है। जैसे गॉल में हम 3 पॉइंट बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो पहला वाला पॉइंट है वहां हम 6 बार दबाएंगे, 6 सेकंड के लिए दबाएंगे, फिर उठा लेंगे, फिर 6 सेकंड के लिए दबाएंगे, फिर उठा लेंगे, फिर 6 सेकंड के लिए दबाएंगे, उठा लेंगे। ये 3 गॉल हो गया। अगर इसकी जगह 1 गॉल लिखा होता, 1 गॉल अप, तो हम क्या करते, सिर्फ एक बार गॉल के पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट पे हम दबाते 6 सेकंड के लिए और उठा लेते। तो यहाँ पर 3 गॉल है, तो हम 3 बार 6 6 सेकंड के लिए दबाएंगे। इसी तरह से 3 लीवर अप है, तो अप वाला जो लीवर का पॉइंट है वो हम 6 6 सेकंड के लिए 3 बार दबाएंगे, तो 3 लीवर अप हो जाएगा। और फिर 8 लेफ्ट पार्क। ये मैं आपको नोट्स तो इसको भेज ही दूंगा आपको अपने, आप अभी भी लिख सकते हैं, और नोट्स में तो सभी के पास आएगा ही, जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन की है उन सभी को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सभी लोग लिख पाए? तो अभी हम एक 10 मिनट के लिए, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, फिर हम क्लास एंड करेंगे। सर आपने राइट टू फिंगर देना बताया, प्लीज उसे एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। जैसे ये समझ लीजिए हमारा टो फिंगर है ना, ये मिडिल वाला भाग हो गया, फिर ये लेफ्ट वाला भाग हो गया, फिर इस तरफ जो है राइट वाला भाग हो गया। वो आपको पेशेंट का, वो तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो जब आप टो फिंगर देंगे या CNNS देंगे, तो उसका एक तो मिडिल पार्ट होता है, एक लेफ्ट वाला हिस्सा, पेशेंट का लेफ्ट, ध्यान दीजिए, आपका लेफ्ट नहीं, पेशेंट का लेफ्ट होना है। तो पेशेंट का लेफ्ट, पेशेंट का राइट, तो हमें इसमें क्या देना है, राइट देना है ना। तो इसके लिए हम राइट साइड जो है, जैसे मान लीजिए ये राइट है पेशेंट का, है ना? तो इसको 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये बस राइट साइड यहाँ पर। इस लेफ्ट नहीं देना है, मिडिल नहीं देना है, बस लेफ्ट साइड, ये सॉरी राइट साइड, है ना? इसी तरह से जब CNNS देंगे तो फिर वो भी राइट साइड ही आएगा वो। खाना खाने के बाद कर्ड ले सकते हैं, पर फिर आपको 2 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। जी पूछिए विदुला जी। जो राइट हमने टू फिंगर दिया है, सीएनएस सॉरी सीएनएस राइट दिया है, वो दैट इज एल्कलाइन, क्योंकि अप पॉइंट जो है उसका वो भी एल्कलाइन, जब अपर पॉइंट पे सारे दे रहे हैं दैट इज अपर पॉइंट भी एल्कलाइन के लिए होता है, और हम जो राइट साइड में दे रहे हैं वो भी एल्कलाइन के लिए होता जी, अब उसका जो प्रॉपर लॉजिक है वो हम, क्योंकि उसका थोड़ा सा डिफिकल्ट लॉजिक है,
तो वो फिर हम कभी डिस्कस करेंगे, अभी तो उसके लिए हम नहीं कर पाएंगे। आप ये बता दीजिए कि जो टो फिंगर में हम जैसे सेंटर पॉइंट जो फ्रंट में जो हम देते हैं वो तो न्यूट्रल होता है, और जी, लेफ्ट साइड जो होता है वो एसिडिक होता है एसिडिक होता है, या राइट साइड एल्कलाइन। एल्कलाइन हाँ होता राइट एल्कलाइन। है। जी। हाँ तो वो जो हमने दिया है साइड से, आई थिंक वो एल्कलाइन की हुई है, क्योंकि हाँ, सारे पॉइंट शायद गुरुजी एल्कलाइन में दिए जा उसके रहे पीछे जो भी सोच रही हो, क्योंकि हैं। एक्चुअल में ऐसे कुछ जो फॉर्मूले हैं ना, तो हम्म कुछ चीजों के लॉजिक जो है वो सामने आ पाए, और जब फिर उसके बाद गुरुजी चले गए थे तो कुछ चीजों के हम्म लॉजिक नहीं आ पाए। थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं उनकी ये सोच होगी, राइट लेफ्ट जो एसिड एल्कलाइन है जो दिया है ये ट्रीटमेंट, हम्म। उसी के हिसाब से दिया है। ओके थैंक यू। ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना है तो आप एक बार पूछ सकते हैं, फिर हम बाइंड अप करेंगे। ठीक है, अभी शायद किसी को नहीं पूछना है, तो आप सभी लोग इस क्लास में। सर एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ, पूछिए जी। चैट बॉक्स में आई है। अगर अच्छा, बॉडी में विटामिन B12 ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? उसको कम करने के लिए 2 पेन × 6 देंगे, और किडनी क्लियर। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वैसे भी नेचुरली किडनी हमारी जो है, एक्सेस चीज जब हो जाती है तो नेचुरली वो जो है धीरे धीरे बॉडी को बैलेंस बना, जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है ना हमारी बॉडी का, वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम उसको कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट और कोई भी है जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सर अपने ट्रीटमेंट के साथ दवाई लेने का फायदा होता है? हाँ, दवाई लेने का जैसा कि मैंने लेक्चर में बताया है कि कुछ हद तक जो है, जब तक बीमारी का कंडीशन है तब तक तो फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से डाइजेशन का ठीक होना बहुत जरूरी है। तो सर अपन डाइजेशन तो पहले ऑलरेडी ठीक करते हैं, ठीक करने के बाद अगर अपन इसका बेनिफिट लेते हैं तो उसको देखो, उसकी बजाय वो अगर डाइजेशन आपने ठीक कर दिया है, आधा काम तो आपने वहीं कर दिया, फिर आप जो है उसको तो B12 का ट्रीटमेंट दें, साथ में डाइट में उसको कर्ड है, दूध है, ये सारी चीजें शामिल करें जिनमें B12 रहता है, क्योंकि जो सिंथेटिक B12 है वो ज्यादा दिनों तक बॉडी में टिकेगा नहीं। जी। ठीक है। सर ये एसिड एल्कली बैलेंसिंग ट्रीटमेंट है। ये एसिड एल्कली को बैलेंस करने के हिसाब से नहीं है, ये B12 के हिसाब से है ये ट्रीटमेंट। हाँ बी से B12 की बोलते हैं विटामिन बैलेंसिंग है नहीं। हाँ, कह सकते हैं गुरुजी हम ने इसको बताया वाला चलिए। है विटामिन बैलेंसिंग, जिसको एसिड ज्यादा हो, जी जिसको एल्कली ज्यादा हो, जी उस हिसाब से देने के लिए बोला था ना गुरुजी ने। जी। तो हम्म। पेशेंट का चेक, ये भी चेक कर लेना जरूरी है, एसिड एल्कलाइन तो बैलेंस करना ही है उनका। नहीं जो विटामिन देने के लिए भी। हाँ, उसमें शायद डिवाइड किया है गुरुजी ने कि B12 शायद एल्कलाइन है और फॉलिक एसिड जो है एसिडिक है। हाँ जी। तो दोनों दिए तो बहुत फायदा होता है, मैंने रिजल्ट लिए वाला है इसका। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हम्म। हम्म। ठीक है। और कोई अगर कुछ पूछना चाहता है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे ये पूछना था सर, क्या होता है न्यूरोथेरेपी में, जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले देंगे हम, जी तब जाके बीमारी बड़ी है, तब जाके रिजल्ट आएंगे। जी पर कई ऐसे फॉर्मूले हैं सर जो अब समझ आ रहा है कि छोटे छोटे फॉर्मूले भी जो है बहुत बड़े बड़े रिजल्ट दे रहे जी। हैं इस प्रकार से। तो सर ये कहाँ तक सर ठीक है ये बात? ये बहुत अच्छा है कि जब हमारा बॉडी का सिस्टम कमजोर हो तो हमें माइल्ड ट्रीटमेंट से ही शुरू करना चाहिए। जैसे कि हाँ, न्यूरोथेरेपी में न्यूट्रल ट्रीटमेंट है जो कि बहुत ही माइल्ड ट्रीटमेंट है और सारे ऑर्गन्स को जो है एक्टिवेट करता है, मोस्टली जो पेट के आसपास के दर्द हैं। तो ट्रीटमेंट की शुरुआत माइल्ड से ही करना चाहिए, पर धीरे धीरे
जब जैसी जरूरत पड़े उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट डिसाइड करना। पर ये सही बात है कि पेशेंट को जो है माइल्ड ट्रीटमेंट से स्टार्ट करें, नहीं तो क्या होता है फिर दर्द बढ़ जाती है शरीर में, है ना। कई बार पेशेंट की बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, या थक जाते हैं, दर्द हो जाते हैं। तो हम माइल्ड ट्रीटमेंट शुरू करें पहले पेशेंट को जो भी रहते हैं। तो सर जैसे पेशेंट आपके जैसे क्लिनिक में आते हैं, अगर उनके पास टाइम कम है तो कोई पेशेंट ऐसे हो सकते हैं, जी तो सर एक दिन में हम उन्हें कितनी कितनी थेरेपी दे सकते हैं अगर? देखो, आश्रम में तो हम लोग एक दिन में छः छः थेरेपी देते थे, हर 1 घंटे के गैप के बाद। तो ये हमें देखना है कि पेशेंट की बीमारी के हिसाब से उसको कितनी थेरेपी की जरूरत है। अगर हमें लगता है कि एक ही थेरेपी सफिशिएंट है तो एक थेरेपी। अगर हमें लगता है कि जैसे अब कोई कैंसर का पेशेंट है तो उससे ज़्यादा थेरेपी की जरूरत पड़ती है, दिन में 6-7 ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं, तो ये बीमारी को भी डिपेंड करेगा। और सर गैप, एक थेरेपी से दूसरे थेरेपी के बीच में गैप? कम से कम 1 घंटे का। ओके, जी थैंक यू। ठीक है जी, 10 बज चुके हैं, हमारी क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप सभी लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर जी क्लास बहुत बढ़िया हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सर ये नमस्कार सर, मैं जी वीरेंद्र सिंह दिल्ली से जी। हाँ हाँ सर एक चलते चलते एक चीज जानना चाह रहा था कि जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट्स होते हैं, जी। तो क्या उनको कैंसर होना मतलब लाजमी रहता है? आई मीन कि उनकी स्टेज कैंसर तक पहुंचती है या वो पहले ही ठीक हो जाते हैं? बिकॉज जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने 2-3 पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया था, तो उनका जो कंपनसेटेड मोड से डिकम्पनसेटेड पहुंच गया था, जी जो लिवर सिरोसिस, तो जी। ट्रांसप्लांट डॉक्टर ने मना कर दिया था। हम्म। लेकिन अभी हाल ही में एक पेशेंट को मैं ट्रीट कर रहा हूँ जी, जिसको एसाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। जी तो आज वो पानी निकलवा के आए हैं और डिस्चार्ज हो गए हैं। जी। कल से मैं उनका ट्रीटमेंट दोबारा शुरू करूंगा जी। तो ठीक है। सर क्या उनका जो है, क्या उनको डॉक्टर ने वहम डाला है कि भाई वो शायद कैंसर की स्टेज तक पहुंचेंगे ही, लाजमी है मतलब वो नहीं, पहुंच जाए? ऐसा जरूरी नहीं है ये। जी ये पेशेंट ठीक हो सकते हैं अपना, अब जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो कंटिन्यू रखें और साथ में न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लें, तो जी करीब जो है 8 महीने साल भर में वो ठीक हो जाते हैं। मैंने एक लीवर सिरोसिस का इसी तरह का केस ठीक किया है, जी लेकिन उसको लंबा ट्रीटमेंट लगता है। कम से जी कम जो है आपको 6-8 महीने ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा उसको, है ना। जी। जी। तो सर दिन में मैं इनको एक बार ट्रीटमेंट दे पा रहा हूँ जी, मॉर्निंग वो में? सफिशिएंट है, चलेगा वो। अगर 1 पॉइंट लीवर है तो आप उनकी फैमिली में सिखा सकते हैं, जो दिन में 4-5 बार दे सकते हैं। ठीक है जी, तो क्योंकि बाकी मुझे वो जो कैंसर बड़े का। ट्रीटमेंट है वो आप दिन में एक या दो मैक्सिमम दीजिए बस, क्योंकि बॉडी जी को भी देखना है ना उसको, अगर ज्यादा एक्सर्शन नहीं हो जाए जी इसे। सर। सर ये एसाइटिस के लिए कोई अचूक ट्रीटमेंट जी, वो मैं एल्कलाइन? आपको मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं देखूंगा, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है सर। राइट। बाकी 1 पॉइंट लीवर बेस्ट है इनके लिए, वो जी आप सर। दे सकते हैं। ठीक है सर। सर ठीक थैंक है यू जी। सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू। बहुत जरूरत थी इस चीज की एक्चुअली। हम सब न्यूरोथेरेपिस्ट जो थे, जी जो इधर उधर बिखरे पड़े थे, तो कोई मतलब समझ लीजिए संभालने वाला कोई नहीं था। जी तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि भाई आप आपसे बात करके और जुड़ के, तो जी। हमारी बहुत सी क्वेरीज का जो है वो मतलब हल हमें मिलता जा रहा है, जो कि मैं सर कोशिश बहुत करूंगा, जरूरत थी सर, बहुत जरूरत थी सर इस चीज की। मैं कोशिश करूंगा कि हम नए नए टॉपिक पे क्लास लेते रहें, तो नहीं आपका भी मेरा भी नॉलेज बढ़ता है। आपको जब मैं बता रहा हूँ तो साथ में मैं भी खुद सीख भी रहा हूँ इस चीज़ से, कि आप नए नए एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो मुझे भी सीखने को मिलता है आपसे। जी सर, जी सर। सर बाकी गुरुजी का जो आपने सीखा उनसे और उनका आशीर्वाद लिया है डायरेक्ट, तो इसकी तो सर बात ही कुछ और है, मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल है हमारे लिए। जी। जी मैं कोशिश करूंगा कि जितना बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को दे सकता हूँ वो देने जी। की पूरी कोशिश करूंगा। ऑलरेडी ऑलरेडी यू डूइंग सर, थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू नाइस। सो मच। धन्यवाद आप सभी सर को। एक एक्सपीरियंस शेयर करूं बस 1 मिनट में? ये थोड़ा क्लास जो है ना। हाँ आप बोल दीजिए, फिर मैं जो है खत्म करता हूँ। हेलो।
हाँ जी, हाँ बोलिए, मैं बस लास्ट आपका ही क्वेश्चन लूंगा, इसके बाद ओके। क्लास करेंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं सर, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में विद इन 1 हाँ मिनट। हाँ हाँ मैंने एक लीवर सिरोसिस का केस मैं हैंडल कर रहा था, जिसमें मैंने क्वेडाइक्विना के साथ अपना 1 पॉइंट लीवर दिया था। जी पेशेंट को मैंने 3 से 4 महीने तक ये चीजें दी थी। क्वेडाइक्विना वीकेंड में 2 दिन का था और जी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही शायद आप। फिर मैंने वो दिया तो 3 से 4 महीने में पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी हुई थी। कोडा इक्विना के साथ 1 पॉइंट लीवर इंटू। बहुत ही अच्छी हुई थी, यानी कि हाँ, और उसके साथ 6 टू फिंगर मैंने भी दिया था लीवर का, 6 टू फिंगर लीवर। वेरी गुड, वेरी गुड। इससे पेशेंट सर की रिकवरी बहुत क्वेडाइक्विना अच्छी हुई थी। 15.5 mm से जो स्प्लेनोमेगाली डिटेक्ट हुई थी वो 11.4 तक आ गई थी। परफेक्ट, ये तो नॉर्मल हो गया एकदम, एकदम सर नॉर्मल है। क्वाडाक्विना बहुत एज अच्छा की हुई थी। ट्रीटमेंट है जी, और जो क्वाडाक्विना प्लस है ना जी, जी वो तो बहुत ही लाजवाब ट्रीटमेंट है सर। वो बिल्कुल भी बिल्कुल। वो भी दे रहा हूँ मैं इनको, और 1 पॉइंट लीवर तो दे ही रहा हूँ सर, किडनी क्लियर दे रहा हूँ, तो अब और तो क्लियर भी आ जाती है उसमें, तो हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया ये जो treatment है। एक्सपीरियंस है ये सभी के काम आएगा। तो नेक्स्ट अगर किसी के पास ऐसा पेशेंट रहता है तो वो ये इस तरीके के ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक मैंने जो केस ठीक किया था तो उसमें वेटरनिगोल ट्रीटमेंट से ही वो रिकवर हो गया। बस एक ही ट्रीटमेंट चलता रहा उसको, वेटरनिगोल ट्रीटमेंट, और चूंकि थोड़ा साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम भी थी तो उसको 8 मेडुला इंटू 3 में ऐड करके देता था। तो कोडिकिना प्लस हो गया, वेटरनिगोल हो गया। तो ये हमें देखना पड़ेगा पेशेंट जो है कितना हैवी ट्रीटमेंट ले सकता है। अगर लाइट ले, शुरुआत में हमको माइल्ड से ही शुरू करना है, उस चीज का जरूर सब लोग ध्यान रखें। जी सर। ठीक है जी। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर, थैंक यू। थैंक यू सर।